So, good afternoon, students. So, as we started with session 1 for class 12th, जो कुछ हमने उसमें पढ़ाया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमारा डिस्कशन इन सेशन 2, हम उसी में आगे 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एकेएस कॉमर्स एकेडमी वंस अगेन इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हम लोगों ने फाउंडेशन यानी क्लास 9th और 10th, उसके बाद कॉमर्स 11th-12th और ह्यूमैनिटीज़ के ये सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं। तो जो स्टूडेंट या तो अपने ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या जो कंफर्टेबल है हमारे सेंटर पे आके पढ़ना, वो आकर पढ़ सकते हैं। और किसी को कोई इसके बारे में बैच टाइमिंग और कोई भी ऐसी क्वेरी है, तो हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी नाउ टेक यू टू द सेशन 2 में। हालांकि ये पार्ट मैंने सेशन 1 में भी कवर किया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जिन्होंने देखा है उन्हें समझ में आया होगा। फिर से मैं रीइटरेट करूंगा, ताकि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी ये बात समझ में आए अच्छे तरीके से। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है एग्जाम में, क्योंकि 12th क्लास एक बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड का एक स्टैंडर्ड पेपर होता है, उसमें जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं, अ, उन क्वेश्चंस के पीछे इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको नजर आएगा। अगर हम इसे तीनों हेड्स को देखें तो पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जिसको टाइपोलॉजी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन या वेटेज। तो इन तीनों चीजों के बारे में समझेंगे। जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आप पेपर दे रहे हैं, जो इवैल्यूएटर हैं उनका ऑब्जेक्टिव आपके पेपर देने से, उनके पेपर सेट करना और आपके पेपर में अपीयर करना, इन दोनों के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको जज किया जाए कि जो आपने पूरे साल पढ़ा है, उस पूरे पढ़ाई की समझ आपको कितनी है। अब उसके जज करने के पैरामीटर्स क्या हैं, आधार क्या हैं, तो ये नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें लगभग 55% का वेटेज ऐसा होगा जहां पे आपको अपनी याद से संबंधित, अपनी समझ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपकी याद और समझ अच्छी है, उन पूछे हुए सवाल जो जो एग्जाम में पूछे गए, और अगर आपने उसके आंसर सही तरीके से दिए, तो यू गेट गुड मार्क्स। तो ये एक तो इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चेक करना कि आपकी रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितनी डेवलप की है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर क्लास में। अब फॉर ये जो है पर्टिकुलरली हमने अकाउंट्स के लिए पिक किया है, आप और भी सब्जेक्ट्स का भी पिक कर सकते हैं। सेकंड, अप्लाइंग, यानी कंसेप्ट को जो आपने सीखा है, जो आपने याद रखा है, उसको किस हद तक अप्लाई करने की क्षमता आपने डेवलप की है, जिसको हम टेस्टिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि आपने समझ लिया, समझ को अप्लाई करना, यानी उस पे आधारित जो सवाल है, उन सवाल का जवाब देने की सक्षमता क्या आपने डेवलप की है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन का। और तीसरा है एनालिसिस या एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। ये सिर्फ एनालिसिस लेवल तक, अप्लाइंग लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके नेक्स्ट लेवल पे कितने अच्छे से आपने उसको एनालाइज करना सीखा, इवैल्यूएट करना, रिलेटिव इवैल्यूएशन, और क्रिएटिंग, यानी एक कंसेप्ट को के लर्निंग के आधार पे आप कैसे उसे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग योर क्रिटिकल थिंकिंग। इस आधार पे लगभग 21 से 22% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो अब आप अगर इसको समराइज करें तो 55% आपके याद और समझ के आधार पे, 23 से 24% आपके अप्लाई करने की, उस नॉलेज को अप्लाई करने की क्षमता के आधार पे क्वेश्चंस होते हैं, और तीसरा एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पे 21 से 22% क्वेश्चंस होते हैं। अब ये बात की जानकारी अगर आप एग्जाम से पहले लें तो शायद ये सफिशिएंट नहीं होगा। इस बात की जानकारी आपको
सब्जेक्ट के शुरुआत में लेना ज़रूरी है, ताकि आप अपने पढ़ाई का ओरिएंटेशन बिंदु इन एस्पेक्ट्स पे केंद्रित कर सकें, इन अप्रोचेस पे केंद्रित कर सकें। तभी इसीलिए ये मैंने पिकअप किया, ताकि मैं अभी बताऊँ, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव भी आप इससे सेट कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिसेस के ऑब्जेक्टिव इससे सेट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं ये चैप्टर पढ़ूँगा, तो इस पढ़ाई के चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? किस लिए पढ़ रहा हूँ? तो इन 3 लाइनों पे पढ़ना है आपको। एक तो समझ डेवलप करने के लिए, याद भी रखना है उसे, अप्लाई करने की क्षमता डेवलप करनी है और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी है। आई होप अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकेंगे। दिस इज़ व्हाट आई थॉट ऑफ स्पेंडिंग 2 टू 3 मिनट्स टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम जो आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में ही, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म एंड बाय फर्म टू द पार्टनर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग प्ले करता है इस चैप्टर में, ना ही बल्कि इस चैप्टर में ही नहीं, ऑल थ्रू आउट। तो इसलिए हम इनको टच करेंगे, बाकी के एस्पेक्ट्स को भी हम सेशन वाइज कवर करेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। लेट अस सी नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? आप लोगों ने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, राइट? तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसका जस्ट एक्सट्रैक्ट यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी पी&एल अकाउंट नॉट एप्रोप्रिएशन, पी&एल अकाउंट आपने बनाया। उसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट के में जो प्रॉफिट फिगर आता है वो हम लिखते थे, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर। उसके बाद हम इनकम जो कि इनडायरेक्ट इनकम है, वो हम यहाँ लिखते थे, इनकम। और उसके बाद यहाँ हम सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, राइट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर हमारे पास प्रॉफिट आता था। ये प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में लेके जाते थे, राइट? तो अब हमने देखा कि ये सारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड में हमारा इनडायरेक्ट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट लेके आया जाता है, और इस साइड पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर जो प्रॉफिट बचता है, ये प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन, मैं क्यों ये पार्ट को आपको यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि प्रॉफिट है, उसके प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं, या कैपिटल में हम ऐड करते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या है कि जब हमने अभी तक देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म में भी हम इसी तरीके का अकाउंट बना करके फाइनली प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, निकालेंगे, या ये हमारा प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जिसमें कि सारे प्रीसीडिंग एक्टिविटीज के बाद जो एंड रिजल्ट आता है वो है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब हमने प्रॉफिट या लॉस हुआ उस फिगर को हमें कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया हमने, इसको हम पी&एल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। पी&एल एप्रोप्रिएशन यानी यूज कहाँ किया हमने इस प्रॉफिट को। अब ये किसके लिए यूज किया, तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, ये हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन में दिखता है। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लेके आए, राइट, बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमारे पी&एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया। अब ये फिगर के बाद हमने इसमें एक्सपेंसेस किए हैं, ओके? तो ये हमारे खर्चे, एक्सपेंसेस का मतलब जो हमने पार्टनर को देना है उससे संबंधित। तो हमने यहाँ पे पार्टनर को क्या-क्या चीज़ें दे सकते हैं और क्या हमें ऐसी चीज़ जो पार्टनर से हमें लेना होता है, तो हमने ऊपर पढ़ा था, राइट? क्या-क्या आइटम्स हमारे को पार्टनर को क्या मिल सकता है और क्या उनसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है, जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये फर्म के लिए खर्च है, राइट? तो और पार्टनर के लिए उनके क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक आइटम हुआ। ऐसे ही
अगर हमने किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो हम सैलरी लिखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे। जो पार्टनर से संबंधित है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। ये हमें उनसे लेना होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, अगर कोई या अदर वे उसको हम सैलरी ही कहते हैं। तो जो चीजें पार्टनर को हमने देना है, यानी कि इस प्रॉफिट में से जो हिस्सा हमने देना है, वो देने के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर हमारा कोई खर्च नहीं है या कोई और आइटम देने का नहीं है, तो यही नेट प्रॉफिट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बन जाता है। अदरवाइज नेट प्रॉफिट में से जो आइटम हमें देने हैं पार्टनर को, उसको देने के बाद हमारा ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाता है, जो कि हम पार्टनर्स में ए बी सी में बांट देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, ये आपको समझ में आया। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है एज ए नेट प्रॉफिट, उसका हमने पार्टनर से संबंधित जितने भी इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है, इन दोनों को उसमें एडजस्ट करने के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है, जो कि पार्टनर को बांट दिया जाता है। ऑलराइट। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कहाँ लिखते हैं? अब पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा चार्ज ऑन प्रॉफिट है। समझ में आया? तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक पार्टनर ने अपने फर्म को लोन दिया। फर्म चाहे पार्टनर से ले या किसी बाहरी व्यक्ति से ले या बैंक से ले, तीनों के सिचुएशन में फर्म का खर्चा है ये, और फर्म उसे अपने ये खर्चा मस्ट है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, दोनों ही सिनेरियो में ये खर्च बियर करना पड़ेगा। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो भी उन्हें देना पड़ेगा। फर्म ने अगर लोन दिया, किसी बाहर बैंक से लोन लिया है, तो भी उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस पार्टनर की जिन्होंने फर्म को लोन दिया है, वो वहां पे ये ट्रांजैक्शन पार्टनर के हैसियत से नहीं कर रहे हैं, वो एक आउटसाइडर के हैसियत से कर रहे हैं, और उन्हें उनको लोन दिया जाएगा, जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम यहाँ देखने, अब हमने दो बातें समझा। एक तो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या चीज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। और हमने क्या समझा, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, यानी कि उस पैसे का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं पार्टनर के बीच में बांटने के लिए। किस तरह के आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, तो वो आइटम जो कि खर्च है, वो प्रॉफिट हो या ना हो, उसे बियर करना ही होता है। हमने देखा कि पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एग्रीमेंट में नहीं है, तो 6% कंपल्सरीली देना होगा, जो कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है, और ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेंशन है। बाकी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है पार्टनर के बीच में, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि क्या प्रॉफिट हुआ है फर्म को या नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने वाला पार्ट हम लेंगे, लेकिन जो देने वाला पार्ट है वो सब्जेक्ट टू प्रॉफिट, नॉट इन केस ऑफ लॉस। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ये दोनों बातें आपको ऑलमोस्ट सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आई बिलीव। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखें यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिए गए हैं। सो हाउ इज दिस, लेट मी, और इसको हम एक पेज पे करते हैं। नाउ लेट अस सी।
डिफरेंस बिटवीन अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों में क्या अंतर है? चार्ज हमने देख लिया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हमें देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो। और एप्रोप्रिएशन तब होता है जब प्रॉफिट होता है। ओके, और ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इन एडिशन टू जो उनको उनका एग्रीमेंट के आधार पे जो उन्हें मिलना है, उन चीजों को ध्यान में रखने के बाद जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस इन एडिशन है जो हम यहाँ पे समझेंगे। लेट अस सी क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। नेचर ऑफ, पहला डिफरेंस बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में, नेचर ऑफ, नेचर, चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट इज एन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज एन एक्सपेंस। तो ये हमने देख लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज एन एक्सपेंस, वो हमें बियर करना ही करना है। देन इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर, अभी हमने समझ लिया। रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ये भी हमने देख लिया। इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम रिकॉर्ड करते हैं। आई होप दोनों पार्ट समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। प्रायोरिटी, it is allowed before appropriation of profit. Okay, it is allowed before appropriation of profit, यानी कि जो खर्चे हैं, जो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ये अप्रोप्रिएशन से पहले किया जाता है। इट इज अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंट ऑफ ऑल चार्जेस, अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें सारे खर्चे पहले यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वहां पे हम इसको अप्रोप्रिएट करेंगे। सो दिस इज क्लियर कि प्रायोरिटी में पहले चार्जेस, बाद में अप्रोप्रिएशन। देन एग्जांपल, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ये हमने देखा एक खर्च है और इसे हमें देना है, प्रॉफिट हो या नुकसान हो। सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, ये सब्जेक्ट टू प्रॉफिट है। आई होप इट इज क्लियर। प्रॉफिट होगा तो हम ये बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये जो 4 पॉइंट हैं, इसमें आपको समझ में और डिटेल में आ गया होगा कि हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। लेट अस सी नाउ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर और लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। तो जो दूसरा एस्पेक्ट था वो समझना था कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर क्या होता है और लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का मतलब, एज पर अग्रीमेंट एल्स 6%, मान लीजिए पार्टनर्स ने अपने अग्रीमेंट में कहा है कि हम 10% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अगर बाकी के पार्टनर्स से कहा है कि हम 10% देंगे तो 10% ही मान्य होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है फर्म में, पार्टनरशिप में, कि कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, तो हम 6% इंटरेस्ट देंगे। इट्स वेरी सिंपल। ये 6% एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 में ये मेंशन है। नेक्स्ट कम्स, अब दूसरा पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। नाउ इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर मतलब ये बाहरी आदमी से हमने, पार्टनर यहाँ पे पार्टनर के हैसियत से लोन नहीं दिया है, एन आउटसाइडर, देयरफॉर इट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं ये समझेंगे। ओके, लेट मी नाउ, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। ओके, लेट अस से 10,000 रुपए का लोन पार्टनर ने अपने पास से फर्म को दे दिया। ओके, तो जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की बुक में एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं मेंशन है, क्योंकि जो कैपिटल है वो अलग रखा जाता है, उसको मिक्स नहीं करते। कैपिटल से संबंधित जितने आइटम्स है वो यहाँ लिखेंगे। लोन क्योंकि एक आउटसाइड नेचर का ट्रांजैक्शन है, इसलिए उसे हम लोन अकाउंट, एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे जो कि पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये पैसा बैंक के फर्म के पास 10,000 रुपए आ गया लोन के तौर पे। ऑल राइट, अब हमें इंटरेस्ट देना है इस लोन के ऊपर। तो इंटरेस्ट अगर हमें देना है
तो इंटरेस्ट के लिए क्या हो, हमें एंट्री इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है फर्म के लिए? इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ओके, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। एंड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, या फिर यहाँ हम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये मान लीजिए इस पे इंटरेस्ट आया 1,000 रुपए का, यही 1,000 रुपए हमने इंटरेस्ट के तौर पे उनको देना है। अब जब हम उन्हें पे करेंगे तो कैसे पे करेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट्स से 1,000 रुपीज हमने पे कर दिया। ये हमने पैसा रिसीव किया, रिसीव करने के बाद हमें उस पे इंटरेस्ट पूरे साल, अगर हमने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में लिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। तो ये हम इंटरेस्ट देने के लिए ये एंट्री पास करेंगे, और उसके बाद हम उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कैश पे, ये हमने इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए पास किया, और ये हमने इंटरेस्ट पे करने के लिए पास किया। अब हमें इसे एडजस्ट करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आई होप इट इज क्लियर। ये अकाउंट कहाँ से आया? तो जब हमने, ध्यान से समझना स्टूडेंट, अगर ये सीक्वेंस आप समझ गए तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी और आप गलती नहीं करेंगे। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, और पीएनएल अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ। पैसा आया, उन्होंने दिया, उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ। इंटरेस्ट हमने उनको देना है, इसलिए इंटरेस्ट ड्यू किया हमने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ड्यू करने का ये अमाउंट, ये एंट्री हम पास करेंगे, यानी हमें उनको पैसे देने हैं। अब हमें उनको पैसा दिया इंटरेस्ट वाला, तो पे करने के लिए पीएनएल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारे पास से पैसा चला गया। अब हमारा एक अकाउंट क्रेडिट में, डेबिट में अपीयर हो रहा है, ये खर्चा वाला अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो जो ये खर्च वाला अकाउंट अभी भी ओपन है, ये क्लोज नहीं हुआ है, तो हम इसको कैसे क्लोज कर रहे हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमारा ये अकाउंट भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने उस अमाउंट को, उस एक्सपेंस को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनली एंटर कर दिया। इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्लोज हो गया। ये सीक्वेंस अगर आप समझेंगे तो आपको जर्नल एंट्री पास करने में दिक्कत नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो हमने रिसीव किया, अलाउ कर दिया। अब उसी को नीचे लिखा हुआ है, देखिए, ओके। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमने पे कर दिया, ये सेकेंड वाला एंट्री। और उसके बाद टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी कि ये जो हमने, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एक खर्च है, इस खर्च को हम क्लोज कैसे करते हैं? तो पीएनएल अकाउंट में डाल करके। तो वो हमने यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में इसको पुट अप करके और क्लोज कर दिया यहाँ। तो आई होप ये तीनों एस्पेक्ट्स आपको समझ में आ गया, जो कि मैंने कंबाइन करके लिख दिया, जिससे कि आपको सीक्वेंस समझ में आए, और यहाँ से आप रेफरेंस ले सकेंगे कि किस चीज के लिए ये एंट्री हुई है। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ ये नोट लिखा हुआ है, लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर आर सेपरेटली मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट because of this particular reason. As per Indian Companies Act, loan by partner is repayable before repayment of capital. Now, this is very important and understanding. जब भी कभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना और फर्म डिसॉल्व होना, दोनों में अंतर है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। पार्टनरशिप तो तब डिसॉल्व हो जाता है जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या आपस में कोई एग्रीमेंट चेंज होता है तो। लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन तब होता है जब बिजनेस एक्टिविटी वाइंड अप हो जाए, यानी सारे एसेट्स को हम सेल ऑफ कर देते हैं और बाहर बाहर वाले लोगों के पैसे पे कर देते हैं। उनमें
उसके बाद हम पार्टनर्स को पे करते हैं, यानी कि आउटसाइडर्स को प्रायोरिटी है इनसाइडर्स के ऊपर डिसोल्यूशन के वक्त पैसे को रीपे करने का। तो क्योंकि एक पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को और वो एक आउटसाइडर की कैपेसिटी में लोन दिया था, पार्टनर के हैसियत से नहीं, आउटसाइडर के हैसियत से दिया था। वो चाहे बैंक से भी लिया जा सकता था या कोई मनी लेंडर से भी लिया जा सकता था। तो लेकिन डिसॉल्व जब अगर पार्टनरशिप ऐसे केस में हो रही है किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो जो लोन का अमाउंट है इसे हम बाहरी व्यक्ति ट्रीट करेंगे और पहले हम इनको पे करेंगे, उसके बाद ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसीलिए एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्टनर लोन बाय पार्टनर इज रीपेएबल बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इसको ध्यान रखना है, and by to the partners at the time of dissolution of the firm, which I have already discussed. Up next, in the absence of an agreement, partners get interest on loan at 6% per annum on loan advances given by him, whereas they do not get interest on capital. Now this is clear. एग्रीमेंट अगर नहीं है तो पार्टनर गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6%, जो कि हमने ऊपर भी देखा है, राइट। 6% लोन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अगर अग्रीमेंट में नहीं है तो इट इज टू बी गिवन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नाउ यहाँ पे हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब ये 2:3 के रेशियो में इनका रेशियो है 2:3। देयर कैपिटल बैलेंसेस आर 2 लाख एंड 1 लाख, ये उनका बैलेंस है। On 1st October, Akhil and Bharat advanced a loan of rupees 1 lakh and 2 lakh respectively to the firm. No agreement has been made regarding the rate of interest payable on partner's loan account. और या पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट के बारे में डीड साइलेंट है। अब लेट अस सी। Determine the amount of profit or loss to be distributed between the partners for the year ended 31st March in each of the following cases. अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास केस वन में प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 25,000। अब पहला केस में 25,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट में कोई भी अगर चार्ज है तो हम उसको माइनस चार्ज करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास ये 25,000 का प्रॉफिट है, तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें माइनस करना होगा। तो हमारे पास प्रॉफिट जो दिया गया है वो क्या वैल्यू दी गई है ऊपर? कैपिटल ऑन दिस 1 लाख 2 लाख, नो एग्रीमेंट हैज बीन मेड। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। अगर ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 25,000 है तो इसमें से हम क्या लेस करेंगे? तो उनका इंटरेस्ट लेस करेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा उनके लोन के ऊपर? तो देखिए 1 अक्टूबर को अखिल और भारत दोनों ने ही लोन दिए थे 1 अक्टूबर को। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अखिल लोन अमाउंट कितना है? अखिल का लोन अमाउंट है 1 लाख और 2 लाख रुपया भारत का लोन अमाउंट है। ओके, तो हम इसे नोट करेंगे 1 लाख। तो 1 अक्टूबर, और दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि उनका बुक क्लब कब क्लोज हो रहा है? तो बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, और 1 अक्टूबर 23, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें उनको देना है उनके लोन के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर। तो हम 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ए का लोन अमाउंट था 1 लाख रुपया, ऑलराइट। इसके ऊपर और बी का था 2 लाख रुपया। अब ए का लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 1 लाख इंटू 6
परसेंट क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है इंटू 6 मंथ्स का इन 12। ऑलराइट, तो ये 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0 2 0, कितना बचा इज इक्वल टू 3 1 2 3, 3000। इसी तरीके से 2 लाख इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12 फाइन इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 2 0 2 0, 2 3 जा 6, so is equal to 6 1 2 3। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट केस क्या है? हाँ, तो ये इंटरेस्ट है, यानी प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 25,000। अब हमें इस प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। तो प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 6 + 3, ये दोनों माइनस कर दिया हमने, 16,000 आया। इस 16,000 को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का शेयर होगा 16,000 इंटू, आई थिंक रेशियो क्या है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। ओके, तो 2:, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 15,000। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये 15,000 था तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ हमने देखा 3,000 एंड 6,000, तो 3,000 एंड 6,000, तो इसमें से 9,000 को माइनस करेंगे और 6,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 25,000, तो लॉस अगर 25,000 का था ऑलरेडी और लोन है हमारे पास पार्टनर का, तो 25,000 में से हम, तो यहाँ 25,000 का लॉस था और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट किया, वो 3,000 और 6,000 था, तो हमारा प्लस 9,000 और इसमें जुड़ जाएगा, 34,000 का टोटल लॉस हो गया, जो कि दोनों पार्टनर में बांटे जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये नेट लॉस है। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ कम्स लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो जो पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया तो इंटरेस्ट एज पर एक्ट मैंडेटरी नहीं है कि उन्हें देना ही होगा। ऑलराइट, so interest on loan given is to be credited in P&L account and not in P&L appropriation account. Related entries are to be made in the capital or current account. All right. So anyway, I hope the content that I shared with you today, you must have taken note of, and whatever is left over, I'll cover up in the next class. So thank you so very much. It was good talking to you, and my good wishes to the student. Thank you.